नमस्कार। आज हम मुगल सल्तनत के उस दौर पर बात कर रहे हैं जो औरंगजेब के बाद का है, मतलब उत्तर मुगल काल। हमारे पास कुछ ऐतिहासिक स्रोत हैं, कुछ ब्यौरे हैं इस समय के। तो कोशिश ये रहेगी कि इन स्रोतों से समझें कि क्या हुआ था असल में, कौन शासक थे, क्या बड़ी घटनाएं थीं और कैसे मतलब इतना बड़ा साम्राज्य कमज़ोर पड़ता गया। चलिए देखते हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए 1707 में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, उनके बेटों में ही आप कह सकते हैं गद्दी के लिए लड़ाई शुरू हो गई। इससे साम्राज्य में एक अस्थिरता सी आ गई। बहादुर शाह प्रथम, जिनका असल नाम मुअज्जम था, वो जीते तो जरूर, 1707 से 1712 तक रहे, पर उनके सामने भी चुनौतियां थीं, जैसे सिखों का विद्रोह था बंदा बहादुर के नेतृत्व में, और हाँ, उन्हें शाह बेखबर भी कहा जाता है। शाह बेखबर मतलब जिसे खबर ही ना हो। दिलचस्प नाम है। हाँ, कहा जाता है कि वो राजकीय कामों में थोड़ी उदासीनता दिखाते थे। अच्छा, और इनके बाद लगता है गद्दी पर आने जाने का सिलसिला बहुत तेज हो गया था। हाँ, बहुत तेज। बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह आए 1712-1713, बस 1 साल के लिए। उन्हें तो लंपट मूर्ख कहा गया। लंपट मूर्ख, ये उपाधियां भी कमाल की हैं। बिल्कुल। खैर वो ज्यादा टिके नहीं। उनके भतीजे थे फर्रुखसियर, उन्होंने सैयद बंधुओं की मदद से उन्हें हटा दिया। अच्छा, ये सैयद बंधु, इनका जिक्र बार बार आता है इस दौर में। हाँ, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली, ये बहुत प्रभावशाली हो गए थे। इतिहास में इन्हें किंग मेकर कहते हैं। किंग मेकर मतलब बादशाह बनाने वाले। हाँ बिल्कुल। फर्रुखसियर 1713-19 इन्हीं की मदद से आए, पर फर्रुखसियर को भी घृणित कायर कहा गया है। उनकी शायद साजिशें करने की आदत थी। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, फर्रुखसियर ने ही 1717 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को वो फरमान दिया था। हाँ हाँ, बंगाल में बिना टैक्स व्यापार करने वाला फरमान। वही, जिसके बहुत दूर तक असर हुए। खैर बाद में सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर को भी मरवा दिया। अरे, मतलब किंग मेकर भी। और हाँ, उन्होंने फिर बहुत कम समय के लिए रफ़ीउद्दर्जात और रफ़ीउद्दौला को भी गद्दी पर बैठाया। असल ताकत तो उनके पास ही थी। इस सारी उथल पुथल के बाद कौन आया? इसके बाद मोहम्मद शाह आए 1719 में, और ये काफी लंबे समय तक रहे, 1748 तक। मोहम्मद शाह। हाँ, इन्हें रंगीला कहते थे, है ना? हाँ, रंगीला कहते हैं। वो ऐशो आराम, संगीत, कला, इन सब में ज्यादा मगन रहते थे। अच्छा, तो क्या उनके समय में साम्राज्य का बिखराव और तेज हो गया? बिल्कुल, बहुत तेजी से। जैसे निजामुल मुल्क ने दक्कन में हैदराबाद को लगभग आज़ाद कर लिया, बंगाल, अवध, ये सूदे भी एक तरह से अपने रास्ते चले गए। मुगल सत्ता का नियंत्रण मतलब बस नाम का रह गया था। और इसी दौर में वो बड़ा हमला हुआ था नादिर शाह का। हाँ, 1739 में। हाँ, ईरान का शासक था नादिर शाह, उसने दिल्ली पर हमला किया। और कहते हैं बहुत भयानक लूटपाट हुई थी। बहुत ज्यादा। दिल्ली में कत्लेआम हुआ। नादिर शाह यहाँ से बेशुमार दौलत ले गया। वो मशहूर तख्त ताऊस, मयूर सिंहासन। हाँ, शाहजहां वाला, वही। और कोहिनूर हीरा भी, ये सब नादिर शाह ले गया। इस हमले ने तो जैसे मुगल साम्राज्य की कमर ही तोड़ दी। और दरबार में भी तो गुटबाजी बहुत थी। तुरानी, ईरानी। हाँ, तुरानी, ईरानी, अफगानी, हिंदुस्तानी, ये गुट आपस में ही लड़ते रहते थे। नादिर शाह के हमले ने इस कमजोरी को और उजागर कर दिया। मोहम्मद शाह के बाद के बादशाह अहमद शाह बहादुर और आलमगीर द्वितीय, क्या उन्होंने कुछ संभाला? नहीं, हालात और बिगड़ते गए। अहमद शाह बहादुर 1748 से 1754 के समय अहमद शाह अब्दाली के हमले शुरू हो गए। अब्दाली, नादिर शाह का सेनापति? हाँ वही। उसने कई बार हमले किए, पंजाब और दिल्ली के आसपास खूब लूटपाट की। फिर आलमगीर द्वितीय 1754-1759 आए। इनके ही समय में 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी, जिसने बंगाल में अंग्रेजों का दबदबा कायम कर दिया। बिल्कुल। हालांकि वो सीधे मुगल बादशाह के खिलाफ नहीं था, पर उसने भारत में अंग्रेजों के लिए दरवाजे खोल दिए। फिर शाह आलम द्वितीय आए, जिनका शासनकाल काफी लंबा रहा, 1759 से 1806 तक। हाँ, लंबा जरूर था, पर मुश्किलों भरा। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर, इसमें तो शायद मुगल बादशाह खुद शामिल थे। हाँ, शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब और बंगाल के मीर कासिम, इनके मिलीजुली सेना को अंग्रेजों ने हरा दिया। ये बहुत बड़ी हार थी। और इसके बाद वो इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में। सही कहा, इलाहाबाद की संधि। इसके बाद तो शाह आलम द्वितीय एक तरह से अंग्रेजों के पेंशनर बन गए।
बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मतलब टैक्स वसूलने का हक अंग्रेजों को मिल गया। तो बादशाह अब अंग्रेजों के रहमो करम पर थे। हाँ, काफी हद तक। वो कई साल दिल्ली से दूर भी रहे। बाद में मराठों ने उन्हें दिल्ली वापस लाने में मदद की, पर 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। और फिर बादशाह पूरी तरह अंग्रेजों के संरक्षण में आ गए। बिल्कुल। और फिर आखिरी दो बादशाह अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय जफर। हाँ, अकबर द्वितीय 1806 और 1837 और उनके बाद बहादुर शाह जफर 1837-1857। ये तो बस नाम के बादशाह थे। इनका अधिकार लाल किले से बाहर शायद ही था। बहादुर शाह जफर तो शायर भी बहुत अच्छे थे। हाँ, उनकी शायरी मशहूर है। 1857 में जब विद्रोह हुआ तो सिपाहियों ने उन्हें अपना नेता बनाया, पर विद्रोह दबा दिया गया। अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बनाकर रंगून भेज दिया। वहीं उनकी मौत हुई और मुगल साम्राज्य का औपचारिक अंत हो गया। तो कुल मिलाकर औरंगजेब के बाद कमजोर शासक, दरबार की आपसी लड़ाइयाँ, बाहर से हमले जैसे नादिर शाह, अब्दाली, हाँ, और साथ ही एक क्षेत्रीय ताकतों का उभरना और सबसे बढ़कर अंग्रेजों का बढ़ता प्रभाव, इन सब ने मिलकर इतने बड़े साम्राज्य को खत्म कर दिया। बिल्कुल। ये कहानी यही दिखाती है कि कैसे अंदरूनी कमजोरियां और बदलती बाहरी ताकतें मिलकर किसी भी सल्तनत का पतन कर सकती हैं। सच में इन सारी बातों को सुनकर एक सवाल मन में आता है, क्या कोई मोड़ था इतिहास में, कोई ऐसा पॉइंट जहां से यह सब रोका जा सकता था, या ये होना तय ही था? ये सोचने वाली बात है। क्या कोई अलग फैसला, कोई मजबूत शासक इसे बचा सकता था? कहना मुश्किल है। हाँ, इस पर सोचा जा सकता है। खैर, आज हमने उत्तर मुगल काल के इस बिखराव को समझने की कोशिश की। वाक्य है, अगर आपको ये ऑडियो पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो आप इसे ही और ऑडियो पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।